हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक का नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ले चाटेलियर सिद्धांत। यह सिद्धांत किस रिएक्शन पर लागू होता है, किस सिस्टम पर लागू होता है, तो याद रखें यह सिद्धांत उसी सिस्टम पर लागू होगा जो सिस्टम इक्विलिब्रियम के अवस्था में हो। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम का अवस्था क्या है, जिसको आप हिंदी में साम्य अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो जब कोई रिएक्शन होता है तो आप जानते हैं कि एक तरफ बाईं तरफ होता है रिएक्टेंट और दाईं तरफ होता है आपका प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के रूप में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे की ओर अभिक्रिया हो रही है। और जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट के रूप में, मतलब रिएक्टेंट की ओर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको कहते हैं कि अभिक्रिया पीछे की दिशा में हो रही है। तो आप दो बात जान गए, फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। अब ये जानते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता होगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता होगा तो उस समय कुछ स्पीड रहता होगा, जिसको रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का स्पीड या रिएक्शन का दर कहते हैं। अब बात ये आती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम जो हुआ है वो गति की अवस्था में है। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में और उसी स्पीड से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा हो यदि रिएक्टेंट में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब बात आती है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल उसी सिस्टम पर लागू होता है जिसमें जो सिस्टम इक्विलिब्रियम के अवस्था में हो। ये बात क्लियर हो गई। अब ये नियम क्या कहता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर होता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या कोई सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो, और यदि उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाए, जैसे उसके रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो सांद्रता क्या हुआ? बढ़ गया, रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ गया। या उस रिएक्शन के प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर बढ़ा दिया जाए, मतलब कि रिएक्शन जब हो रहा हो, रिएक्शन कोई पहले से इक्विलिब्रियम में है और उस समय यदि उसके सांद्रता में परिवर्तन किया जाए या उसके ताप में परिवर्तन किया जाए या उसके दाब में परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन करने के बाद जो इसका प्रभाव होगा वो प्रभाव शून्य होगा। इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम सिस्टम बढ़ना चाहेगा। फिर से समझिएगा कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसके सांद्रता में या उसके ताप में या उसके दाब में परिवर्तन किया जाए, तो इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है, इक्विलिब्रियम का जो अवस्था है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहेगा जिससे ये परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रभाव शून्य हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है जिस स्पीड से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से रिएक्टेंट में। अब क्या होता है कि आप ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपने रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी, मतलब इसमें और रिएक्टेंट डाल दिए। अब देखिए जब इसकी सांद्रता बढ़ गई, इसकी सांद्रता बढ़ गई,
तो सिस्टम क्या चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम के पोजीशन में रहें, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पोजीशन स्टेबल होता है। तो ये चाहेगा कि इसकी सांद्रता बढ़ गई है तो इसकी सांद्रता जल्द से जल्द घट जाए। तो घटने के लिए क्या करना होगा, तो ये जैसे ही रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, कौन सा रिएक्शन का रेट, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब बढ़ेगा तो तेज़ी से जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो इसमें कौन सा रिएक्शन का रेट बढ़ा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर शिफ्ट होना चाहेगा, तो दाईं ओर। और यदि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी जाए तब अब उसके बढ़े हुए प्रभाव को ख़त्म करने का क्या तरीका है, तो प्रोडक्ट तेज़ी से कन्वर्ट होने लगे रिएक्टेंट में। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहेगा, बाईं ओर, मतलब रिएक्टेंट की ओर। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो ये दो चीज़ें देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ये उसी पर तो लागू होता है, और उसके सांद्रता, ताप या दाब में परिवर्तन किया जाए किसी एक में भी, तो सिस्टम उस दिशा में आगे की ओर बढ़ता है जिससे कि उसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव, किए गए परिवर्तन का जो प्रभाव हो शून्य हो जाए। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल समझ में आ गया कि ये सिस्टम क्या कहता है, तो ये सिस्टम यही कहता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उस सिस्टम के ताप में या उसके सांद्रता में या उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न प्रभाव हो, जो भी उत्पन्न प्रभाव होता है वो शून्य हो जाए। सिस्टम इस ओर बढ़ना, सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन इस ओर बढ़ना चाहता है। अब आता है कि सांद्रता में परिवर्तन। तो देखिए, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसमें रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाई जाए, तो ये आपको पता है रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्टेंट जो है वो तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और यदि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाई जाए, मतलब प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ गई, तब क्या होगा, वो तेज़ी से कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ऐसे ही हम लोग आते हैं टेम्परेचर में। अब समझिए कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और आप क्या करते हैं, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो अगर आप रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर को देते हो तो आप कहते हो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब सिस्टम को या रिएक्शन होने के लिए ऊर्जा को दिया जाता है, सिस्टम में ऊर्जा दिया जाता है, तो उसमें आप कहते हो ऊष्माशोषी। और यदि रिएक्शन खत्म होने पर अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊर्जा बाहर निकलता है, सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकलता है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो अब आप देखिए कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हो, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तब रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। रिएक्शन का रेट जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो आपका टेम्परेचर डाउन होने लगा, तो जो परिवर्तन हुआ था ताप का वो शून्य होने लगा। और यही तो कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इस आधार पे यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसके ताप को बढ़ा दिया जाए, तो ताप को बढ़ाया जाएगा तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ऊष्माशोषी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, तथा यदि ताप घटा दिया जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में कि अर्थात, मतलब उसका और क्या अर्थ हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमेशा ताप में वृद्धि, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमेशा ताप में वृद्धि तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ताप में कमी को बढ़ावा देता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है। अब बात आती है दाब में परिवर्तन की, प्रेशर में चेंजिंग। अब आप ऐसे सोचो, एक तो पहला कि प्रेशर का प्रभाव जनरली हम लोग पढ़ते हैं जब गैसियस रिएक्शन हो, मतलब रिएक्शन कैसा हो, तो गैसों का रिएक्शन हो। अब एक डब्बा है, डब्बे में गैस है और ये गैस कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा है
रिएक्टेंट में, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपने क्या किया, रिएक्टेंट पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर से दाब लगा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो आप देखिए पहले उतना ही बड़ा वॉल्यूम में, मतलब पहले बड़ा था आयतन, वॉल्यूम ज़्यादा था और उसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने भी थे, जब वॉल्यूम घट गया अभी भी नंबर ऑफ मोल्स उसमें उतना ही है लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका मतलब इकाई आयतन में पहले नंबर ऑफ मोल्स मतलब गैसों के मोलों की संख्या कम थी इकाई आयतन में, और जब आयतन घट गया तो इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ गई। अब देखिए जब प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो मोल की संख्या इकाई आयतन में बढ़ गई। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो बढ़ा हुआ मोलों की संख्या इकाई आयतन में जो बढ़ा हुआ है इसको क्या आ जाएगा, कम करना। कम करने के लिए क्या होगा, फिर रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। रिएक्शन का रेट जब बढ़ेगा तब इसका वॉल्यूम क्या होगा और घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और आप उसमें प्रेशर में चेंजिंग करते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, आयतन को कम करने में, मतलब आयतन में कमी होगी। यही चीज़ यहाँ पर है कि यदि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसके दाब में वृद्धि करते हैं, क्या दाब में वृद्धि करते हैं, तो आयतन घटता है जिसके कारण इकाई आयतन में गैस के मोलों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो जब रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जिसके कारण इकाई आयतन में मोलों की संख्या घटता है, फलस्वरूप आयतन भी घटता है। यही हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल है। हाँ, तो अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल पर या इक्विलिब्रियम स्टेट पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपको 12th क्लास से एक्स्ट्रा में ये कॉन्सेप्ट है कि रोल ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की भूमिका क्या है। कैटलिस्ट क्या है, सबसे पहले ये जाना कैटलिस्ट, जिसको आप हिंदी में उत्प्रेरक कहते हो। नाम से ही पता चल रहा है कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में डालने पर रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। अब देखिए चेंज करने में दो बातें, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। तो कैटलिस्ट दो प्रकार के हो गए, एक को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक को बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट जब रिएक्शन में जब डालते हैं तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट जब डालते हैं रिएक्शन में तो रिएक्शन के रेट को घटाता है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ ये देखते हैं। यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में, और उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट समान मात्रा में बढ़ता है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, उसी स्पीड से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। दोनों का रेट समान मात्रा में बढ़ गया। जब समान मात्रा में बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन आगे या पीछे नहीं होता है। बस इतना होता है कि उतना ही प्रोडक्ट कम समय में बनता है तथा इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप पॉजिटिव कैटलिस्ट जब किसी रिएक्शन में डालते हैं, वो रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों समान मात्रा में, दोनों का स्पीड बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होती। बस इक्विलिब्रियम पोजीशन प्राप्त होने में कम समय लगता है, यही इसका असर है। मतलब कि इस रिएक्शन पर कैटलिस्ट का, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस सिस्टम में कैटलिस्ट डाला जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ठीक उसी तरह जब नेगेटिव कैटलिस्ट आप डालते हो, सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है, तो जितनी मात्रा में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
घटेगा उतने ही मात्रा में बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट घटेगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट समान मात्रा में घटता है। जब समान मात्रा में घटेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन देर से प्राप्त होगा, मतलब कि उतना ही प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इक्विलिब्रियम पोजीशन देर से प्राप्त होगा, और जब पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी प्राप्त होगा। यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसमें निगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट तथा बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट समान मात्रा में घटता है, जिसके कारण सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा समय में बनता है तथा इक्विलिब्रियम स्टेट ज़्यादा समय में प्राप्त होता है। फाइनल रिजल्ट क्या मिला? कैटलिस्ट कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित नहीं करता है। और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट में यस लिख करके और कमेंट करें। फिर ये जो टॉपिक आपको समझा रहे हैं, जितना भी टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप याद कीजिए और फिर आप टॉपिक को बहुत आसानी से समझते जाइए, ताकि इससे आने वाले सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दूसरे दोस्तों के पढ़ाई में हेल्प करने के लिए इसे आप शेयर करें, और फिर उन्हें भी आप बोले कि वो सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। इतना देखने के लिए, पढ़ने के लिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।